हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको नेट सिलेबस बताने जा रहा हूँ योग का। और आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सिलेबस के अंदर क्या क्या आता है। जैसे कि आपको फर्स्ट स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। और अगर हम बात करें तो नेट योग में हमारी 10 यूनिट आती हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो योग के आधारभूत तत्व, उसके अंदर आता है योग का इतिहास और योग के विविध संप्रदाय। इसके अलावा एक यूनिट आती है हमारी योग के ग्रंथ। उसके अंदर हमारे प्रमुख उपनिषद आते हैं, भगवत गीता आती है, योग वशिष्ठ आती है। इसके अलावा यूनिट 3 के अंदर अपने योग के ग्रंथ कुछ और हैं जो बाद में कुछ जोड़े गए हैं, 3 साल पहले जोड़े गए हैं लगभग, जिसमें योग के उपनिषद हैं कुछ और भगवत गीता है, योग वशिष्ठ है। इसके अलावा पातंजल योग सूत्र है। पातंजल योग सूत्र के अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हो कि योग सूत्र हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर माना जाता है और योग सूत्र इसके अंदर आता है। इसके अलावा हठ योग के ग्रंथ हैं इसके अंदर कुछ, जैसे हठ योग घिरण्य संहिता है और हठ रत्नावली है, और अभी हम डिस्कस करेंगे उसके सारे के बारे में। इसके अलावा एनाटॉमी है, यानी उससे संबंध जो मनोविज्ञान है, और मानव शरीर रचना है, क्रिया विज्ञान का परिचय है, आहार एवं पोषण है। योग एवं स्वास्थ्य है, एक यूनिट है हमारी। एक यूनिट हमारी चिकित्सीय योग है, एक यूनिट हमारी योग अनुप्रयोग है इसके अलावा एक यूनिट हमारी क्रियात्मक योग है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे ये 10 यूनिट इसमें आती हैं। अगर हम पहली यूनिट की बात करें तो पहली यूनिट के अंदर योग का इतिहास है, उसका विकास, अर्थ और परिभाषाएं, भ्रामक धारणाएं हैं, योग का लक्ष्य क्या है और उसके उद्देश्य क्या है, योग और वेद उपनिषदों और प्रस्थानत्रयी का परिचय है, पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा है, षड दर्शन की सामान्य अवधारणा है, जैसे ज्ञान मीमांसा है, तत्व मीमांसा है, आचार मीमांसा तथा मुक्ति है, सांख्य, योग और वेदांत दर्शन के विशेष संदर्भ में इसकी बात की गई है। महाकाव्य है और स्मृतियों का इसका परिचय है, जैसे रामायण है, रामायण में भी अरण्य कांड है, महाभारत में ती पर्व है। इसके अलावा याज्ञवल्क्य स्मृति में जो भी जितना भी हमारा है वो सारा इसमें कवर किया गया है। महर्षि पतंजलि और गुरु गोरक्षनाथ की योग परंपराओं का संक्षिप्त परिचय है, और उसमें योगिक मतलब उन्होंने क्या क्या दिया है इसके बारे में बताया गया है। नारद भक्ति सूत्र में योग है और संत साहित्य में योग है, जैसे कबीर दास और तुलसीदास, सूरदास, इन्होंने योग के विषय में क्या कहा है इसके बारे में भी हमारा दिया गया है। आधुनिक काल में योग है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, जितने भी हमारे आधुनिक योग गुरु रहे हैं, जैसे जितने भी हमारे माने जाते हैं, उन सभी ने क्या क्या योग के बारे में किया है, उनका जीवन परिचय या जो भी कुछ है, उन्होंने क्या क्या अपनी संस्थाएं बनाई और उन्होंने योग के क्षेत्र में कैसे कैसे काम किया, वो सारा इसके अंदर आता है। इसके अलावा जैसे महर्षि दयानंद हो गए, श्री अरविंद हो गए, महर्षि रमन हो गए, स्वामी विवेकानंद आदि आदि आदि। इसके अलावा जैसे श्री श्यामाचरण लाहिड़ी हैं, श्री टी कृष्णाचार्य हैं, स्वामी शिवानंद जी हैं, स्वामी स्वात्माराम जी हैं, महर्षि महेश योगी हैं, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी हैं, और इन सभी का परिचय है और इन्होंने योग में क्या क्या अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, राजयोग है, हठ योग है और मंत्र योग है। ये सारे इसके अंदर बेसिक परिचय आपको दिया गया है, इनको हमें पढ़ना होगा। जैन के अंदर और बौद्ध के अंदर किस तरह से योग के बारे में बताया गया है, वो सारा हमारा इसके अंदर है। ये तो हमारी फर्स्ट यूनिट थी। और अब सेकंड यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ उपनिषद हैं, भगवत गीता है और योग वशिष्ठ है। अगर हम उपनिषदों की बात करें तो हमारे 10 उपनिषद इसमें दिए गए हैं। जैसे पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। इसमें कर्म निष्ठा की अवधारणा हमको पढ़नी होगी, विद्या और अविद्या की अवधारणा, ब्रह्म का ज्ञान पढ़ना होगा और आत्म भाव पढ़ना होगा। केन उपनिषद इसके अंदर सेकंड उपनिषद है, और इसमें आत्म और मन की जो है अवधारणा दी गई है। सत्य को की जो अंतर्दर्शी अनुभूति है उसको दिया गया है। यक्ष के उपाख्यान की शिक्षा का जो इसमें जो है हमारा व्याख्यान दिया गया है, और ये सब है। ऐसे ही हमारा तीसरा उपनिषद है कठ उपनिषद। इसमें हमारी योग की परिभाषा, योग में आत्मा का स्वरूप, आत्मानुभूति का महत्व, ये आदि आदि दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है, इतना ही हमको दिया गया है। प्रश्नोपनिषद की अगर हम बात करें तो प्राण और रई की जो अवधारणा है वो दी गई है, पंच प्राण की अवधारणा दी गई है। 6 मुख्य प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, जो भी वो सारे इसमें दिए गए हैं। फिर अगला उपनिषद हमारा मुंडक उपनिषद है। इसमें ब्रह्म विद्या के 2 उपागम, जैसे पराविद्या और अपराविद्या क्या क्या होती है, इसमें हमारा दिया गया है। ब्रह्म विद्या क्या क्या होती है और इसकी महानता क्या है, ये सारी हमारी इसमें दी गई है। स्वार्थयुक्त कर्मों की निरर्थकता, तप और गुरु भक्ति, इन सारों के बारे में हमारा
इसमें दिया गया है। वहीं सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे उसका जो है संचालन होता है, किस तरह से वो सारा संचालन होता है, वो सब इसमें दिया गया है। ध्यान की अंतिम लक्ष्य ब्रह्मानुभूति, मतलब हम ध्यान करने के बाद हम किस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, किसकी प्राप्ति हमें होती है, उसमें आदि आदि दिया गया है। अगला उपनिषद हमारा मांडुक्य उपनिषद है। इसमें चेतना की 4 अवस्थाओं के बारे में इसमें दिया गया है। ओमकार, अ, उ, मैं और इन जितने भी हमारे अक्षर हैं, इनके बारे में हमारा संबंध बताया गया है। अगला उपनिषद हमारा ऐतरेय उपनिषद है। इसमें आत्मा, ब्रह्म और उसकी अवधारणा और ब्रह्म की अवधारणा इसमें दी गई है। अगला उपनिषद तैत्तिरीय उपनिषद है और पंचकोश की अवधारणा इसमें दी गई है। इसके अंदर शिक्षावल्ली है, 3 वल्ली हमारी मानी गई हैं, शिक्षावल्ली, आनंदवल्ली और भृगुवल्ली। ये सब हमारा तैत्तिरीय उपनिषद में दिया गया है। छंदोग्य उपनिषद में ओम उद्गीत यानी ओम उद्गीत उसका ध्यान करना और शांडिल्य विद्या क्या है, इसके बारे में हमें बताया गया। और हमारा जो हमारे प्रमुख 10 उपनिषद है, उसमें बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में लास्ट अंतिम उपनिषद है। आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा इसमें बताई गई, आत्मा और परमात्मा की एकात्मता इसमें बताई गई है। तो इसमें हमारा जो सेकंड हमारा है पार्ट है भगवद गीता इसमें है। जैसे भगवद गीता का सामान्य परिचय है, योग की परिभाषाएं हैं, उनकी प्रासंगिकता और क्षेत्र इसमें बताए गए हैं, कैसे उसमें 18 उसमें पर्व हैं, जो भी जितनी भी चीज़ें गई हैं वो सब इसमें बताई गई हैं। भगवद गीता में आवश्यकता तो जैसे आत्मस्वरूप है, स्थित प्रज्ञता क्या होती है, सांख्य योग क्या है, कर्म योग, संन्यास योग, कर्म स्वरूप और इसमें निष्काम भाव, संन्यास, ध्यान योग और भक्त के प्रकार, इसमें भक्ति का स्वरूप, भक्ति के साधन, साध्य और साधन दोनों बताए गए हैं। त्रिगुण और प्रकृति का स्वरूप बताया गया है। त्रिविध श्रद्धा बताई गई है। योग साधक का आहार बताया गया, आहार का वर्गीकरण बताया गया, दैवासुर, संपद विभाग आदि आदि इसमें डिटेल बताई गई है। मोक्ष संन्यास, अगर इसके बारे में आप देखें तो जो है मोक्ष संन्यास में आप जैसे कि देख रहे हैं, इसके बारे में भी आपको अंतिम जो हमारा 18 अध्याय है उसमें इसमें बताया गया है। वहीं अगर हम तीसरे सेकंड यूनिट के अंदर उपनिषद हैं, भगवद गीता है और योग वशिष्ठ है। तीसरी योग वशिष्ठ है। योग वशिष्ठ के प्रमुख बिंदु के ऊपर बात की गई है। आदि और व्याधि की अवधारणा इसमें दी गई है। मनोदैहिक व्याधियां दी गई हैं। मुक्ति के 4 द्वारपाल के बारे में बताया गया है। परमानंद की उच्चतम अवस्था, योग के विघ्नों के निराकरण हेतु अभ्यास, सत्व गुण का विकास और दोस्तों ध्यान के 8 चरण इसमें बताए गए हैं। ज्ञान की सत्व भूमिका इसमें बताई गई हैं और इस तरह से हमें बताया गया है। वहीं अगर हम तीसरे उपनिषद के बारे में बात करें तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमारे कुछ उपनिषद जोड़े गए हैं, जैसे भवेत्वरोपनिषद और इसके अलावा इसमें ध्यान योग की विधियां हैं, उसका महत्व है, ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान, प्राणायाम का कम और प्राणायाम का उसका महत्वता इसमें बताई गई है। योग सिद्धि से पूर्व उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, योग सिद्धि का महत्व और जो हमारा तत्व ज्ञान है उसके बारे में हमें बताया गया है। छठा जो हमारा अध्याय है उसमें परमेश्वर के स्वरूप और उसकी महिमा के बारे में बताया गया है। भगवत प्राप्ति के उपाय, मोक्ष की प्राप्ति, योग कुंडल उपनिषद, प्राणायाम सिद्धि के उपाय, प्राणायाम के भेद, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय आदि आदि इसमें बताए गए हैं। इसके अलावा योग चूड़ामणि उपनिषद है। योग के 6 अंगों का वर्णन इसमें किया गया है। प्रत्येक के फल और उनका जो उसमें जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन दिया गया उसमें हमारा बताया गया। वहीं एक हमारा जो है त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद है। इसके अंदर अष्टांग योग, कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में वर्णन किया गया है। एक हमारा योग तत्वोपनिषद है। इसमें मंत्र योग है, तत्व योग है, हठ योग है, राजयोग है और इनकी अवस्थाएं जो भी हैं, आहार और इसकी दिनचर्या, योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण, सावधानी आदि आदि इसमें बताई गई है। अगला हमारा उपनिषद है ध्यान बिंदु उपनिषद। इसमें ध्यान योग के महत्व के बारे में बताया गया है, प्रणव का स्वरूप बताया गया है, प्रणव ध्यान की विधियां हैं, डिंगी जो हमारा नाद अनुसंधान है, आत्मदर्शन है आदि आदि इसमें बताया गया है। वहीं हमारा अगला उपनिषद है नाद बिंदु उपनिषद। इसमें हंस विद्या का विशेष इसमें जो है वर्णन किया गया है। उसके विभिन्न अंग जो भी हैं उसके वो बताए गए हैं। ओमकार की 12 मात्राओं के बारे में इसमें बताया गया है और प्राणों का जो विनियोग होता है, जो यानी उसका क्या फल हमें प्राप्त होता है उसके बारे में बताया। नाद के प्रकार और नादानुसंधान का इसमें हमें वर्णन किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका स्वरूप है, मनोलय स्थिति क्या होती है ये बताया गया। और हमारा इसके अंदर अंतिम जो हमारा उपनिषद है योग राज उपनिषद। इसमें मंत्र योग है, लय योग है, हठ योग है, राजयोग है और इसके 9 चक्र हैं। उनमें ध्यान की प्रक्रिया और फलश्रुति इसमें क्या बताई गई है।
वहीं अगर हम चौथी यूनिट की अगर हम बात करें तो पतंजलि योग सूत्र समाधि, इसमें 4 पाद दोस्तों हमें बताया गया है, समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य। सबसे पहले हम समाधि के बारे में बात कर रहे हैं। समाधि के बारे में अगर हम बात करें तो समाधि पाद में योग का अर्थ, स्वरूप, चित्त की अवधारणा, चित्त की भूमियाँ, चित्त वृत्तियाँ, अभ्यास और वैराग्य, और जो भी हमारे इसमें बताए गए हैं वो सारे हैं। वैराग्य और उससे संबंधित हमारे जो निरोध के उपाय हैं चित्त के, वो सब इसमें बताए गए हैं। भाव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय, इसमें इसकी अवधारणा बताई गई है। साधक पंचक हमें बताए गए हैं। चित्त विक्षेप यानी चित्त अंतराय हमारे इसमें बताए गए हैं। और एक तत्व का अभ्यास, चित्त प्रसादन, समाधि के प्रकार, स्वरूप, अध्यात्म प्रसाद, ऋतंभरा प्रज्ञा क्या होती है, संप्रजात और असंप्रजात समाधि हमारी क्या क्या होती है, ये सब हमें बताई गई है। सबीज और निर्बीज समाधि, समापत्ति और समाधि के मध्य अंतर, ईश्वर की अवधारणा और ईश्वर के गुण, ईश्वर पर निधान की प्रक्रिया। दोस्तों ये था हमारा पहला पाद। सेकंड पाद है साधन पाद। साधन, समाधि में पहले लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया, उसके बाद हमें जो क्या साधन है, हम किस तरह से वहां तक पहुंच सकते हैं, उसके बारे में इसमें निर्धारित किया गया है। पतंजलि जो उसका क्रिया योग की अवधारणा है उसको उसमें बताया गया है। क्लेश का सिद्धांत बताया गया है। कर्माशय क्या होता है, जब हम अपने कर्म कर लेते हैं उसके बाद हमें क्या क्या प्राप्ति होती है। कर्म विपाक की अवधारणा, दुख का स्वरूप, चतुर्विवाद की अवधारणा, दृश्य निरूपणम, दृष्टा निरूपणम। दृश्य और दृष्टा दो चीजों का वर्णन है दोस्तों। प्रकृति और पुरुष, इनका संयोग क्या है, अष्टांग योग का पूरा संक्षिप्त परिचय है, जैसे यम, नियम आदि आदि इसमें बताया गया है। वितर्क और महाव्रत की अवधारणा बताई गई है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और उनकी सिद्धियों के बारे में हमारा सेकेंड चैप्टर के अंदर बताया गया दोस्तों। इसके अलावा तीसरा जो चैप्टर है हमारा वो विभूति है, और इसमें धारणा, ध्यान, समाधि। आपको पता है हमारे जो इनको अंतरंग साधन भी इसमें कहा जाता है। धारणा, ध्यान, समाधि को हम मिलाकर के संयम भी इसको कहते हैं, और इनके बारे में इसमें इसका परिचय दिया गया है। और फिर संयम क्या होता है, इसका पूरा स्वरूप इसमें बताया गया है। चित्त, उसके संस्कार की अवधारणा उसमें बताई गई है। परिणाम त्रय और विभूतियां इसमें बताई गई हैं। कैवल्य पाद हमारा अंतिम पाद है, इसमें हमारा जो अंतिम हमें समाधि की प्राप्ति होती है उसके बारे में बताया गया, यानी सिद्धियों के 5 साधन, निर्माण चित्त की अवधारणा, समाधि जनित सिद्धि का महत्व, कर्म के 4 प्रकार, वासना का अवधारणा, धर्म में एक समाधि और उसका फल, विवेक, ख्याति, निरूपणम और कैवल्य आदि आदि। सो फ्रेंड्स, समाधि के बारे में विशेष हमारा इसमें बताया गया है कि हमारी समाधि किस तरह से प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर हम अगले उसमें बात करें तो हठ योग के ग्रंथों के बारे में हम इसमें जो है पढ़ने जा रहे हैं। जैसे 5वीं यूनिट है हमारी हठ योग के ग्रंथ, तो हठ योग और हठ योग के ग्रंथों का परिचय है। योग बीज है, गोरक्ष संहिता है, शिव संहिता है, वशिष्ठ संहिता है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, हठ प्रदीपिका, घेरंड संहिता, हठ रत्नावली, इन सभी का सामान्य परिचय इसमें दिया गया है। हठ योग का उद्देश्य इसमें बताया गया है। हठ योग से संबंधित भ्रामक धारणाएं क्या हैं, लोग हठ योग को क्या इसमें मान लेते हैं, वो सब इसमें बताया गया है। षट शुद्धि इसमें बताई गई है। हठ योग में शोधन क्रियाएं बताई गई हैं, उनकी अवधारणा बताई गई है, उसका महत्व बताया गया है दोस्तों। स्वास्थ्य और रोग में शोधन क्रियाओं का महत्व बताया गया है। मठ की अवधारणा बताई गई, मिताहार बताया गया है कि हमें कम कितना खाना चाहिए, ये सब हमारा उसमें बताया गया है। हठ योग के साधक द्वारा पालन किए जाने वाले नियम और उसके विनिमय इसमें बताए गए हैं। हठ योग के ग्रंथों में आसन जैसे योगासन की परिभाषा, पूर्वापेक्षाएं, प्रमुख विशेषताएं, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, गृहण संहिता में विभिन्न विभिन्न जो भी आसन इसमें दिए गए हैं सब उसमें अलग अलग बताए गए, उनकी सावधानियां, प्रतिकूलात्मक निर्देश और ये सब इसमें बताया गया है दोस्तों। हठ योग ग्रंथों में प्राणायाम के विषय में अलग से बिल्कुल चर्चा की गई है। प्राण और प्राणायाम की अवधारणा इसमें अलग स्पष्ट की गई है। प्राणायाम के चरण और उसकी अवस्थाएं, और हठ योग साधना में प्राणायाम का महत्व इसमें बताया गया है। इसकी पूर्व अपेक्षाएं क्या क्या है, हठ प्रदीपिका, घेरंड संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता में जो भी हमारे प्राणायाम इसमें किए गए हैं, बताए गए हैं, वो सब इसमें बताए गए हैं। और प्राणायाम के लाभ हैं, सावधानियां हैं, प्रतिकूलात्मक निर्देश हैं, वो सब इसमें हमारे बताए गए हैं। बंद मुद्रा और अन्य अभ्यास के बारे में भी हमें इसमें चर्चा की गई है दोस्तों।
और वहीं अगर हम बात करें तो हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली और घेरण्य संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता में अलग अलग जो बंद मुद्राएं हैं हमारी, उनका अलग से वर्णन, परिभाषा, लाभ और सावधानी हमारी और निषेधात्मक निर्देश इसमें बताए गए हैं। घेरण संहिता में प्रत्याहार और ध्यान की अवधारणा को इसमें बताया गया है, परिभाषा, लाभ, विधियां। हठ प्रदीपिका में नाद और नादानुसंधान की अवधारणा और लाभ, नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं वो सभी सब बताए गए हैं दोस्तों। हठयोग और राजयोग में संबंध स्थापित करके इसमें पूरा डिस्क्राइब किया गया है। हठयोग के उद्देश्य क्या है, हठयोग की जो हमारी उपादेयता है वो हमें इसमें बताई गई है। वहीं दोस्तों छठी यूनिट हमारी जो है सामान्य मनोविज्ञान, मानव शरीर रचना और क्रिया विज्ञान का परिचय, आहार और पोषण, ये तीनों मिलाकर इसमें दी गई हैं। अध्याय 1 की अगर हम बात करें तो सामान्य मनोविज्ञान है, जिसमें निद्रा, निद्रा की अवस्थाएं, निद्रा विकार, व्यवहार, विज्ञान के स्वरूप में मनोविज्ञान, व्यवहार की परिभाषा, व्यवहार का मनोवैज्ञानिक आधार, व्यक्तित्व का स्वरूप, प्रकार, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व, आनुवंशिक और वातावरणीय। यानी जब हमारा व्यक्तित्व का निर्धारण होता है तो उसमें आनुवंशिक तत्व किस तरह से काम करते हैं और वातावरणीय तत्व किस तरह से काम करते हैं। दोस्तों व्यक्तित्व विकास के विभिन्न रूप इसमें बताए गए हैं और इसकी अवस्थाएं इसमें बताई गई हैं। संवेदन क्या होता है दोस्तों, संवेदन का मतलब सेंसेशन, प्रत्यक्षण, अवधान, स्मृति, अधिगम की परिभाषा, प्रकार, मानसिक द्वंद्व और कुंठा के कारण इसमें दोस्तों बताए गए हैं और उसका परिणाम क्या क्या होता है ये सब हमारा बताया गया है। सामान्य मानसिक विकारों का परिचय, अनिद्रा, अवसाद, तनाव और चिंता इसमें हमारी डिस्क्राइब की गई है दोस्तों। अगर हम सेकंड अध्याय की इसकी बात करें तो मानव शरीर रचना और क्रिया विज्ञान का परिचय इसमें दिया गया है। जैसे कोशिका यानी सेल क्या होती है, टिश्यूज क्या होते हैं, अंग तंत्र क्या होते हैं, जितने भी हमारे सारे सिस्टम होते हैं उनका सामान्य परिचय हमारा बताया गया है। कोशिका की आधारभूत क्रिया जो होती है हमारी वो क्या होती है, वो किस तरह से उसका कोशिका का परिचय बताया गया है और इसमें सब बताया गया है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के द्वारा उसमें क्या क्या होते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, इन सब के बारे में आदि आदि बताया गया है। इसमें पेशी कंकाल तंत्र है, अस्थियों के नाम इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं, संधियां, मांसपेशियां, उपास्थि और टेंडन, लिगामेंट्स, तो इन सब के बारे में अलग से बताया गया है। अस्थियों और संधियों के प्रकार, उसके कार्य, मेरुदंड मांसपेशियां उसके कार्य, कंकाल पेशियों के गुण, उसके कार्य, मांसपेशी संकुचन, शिथिलीकरण, पेशी स्नायु संधि संस्थान, सार्टो ट्यूबुलर तंत्र, चिकनी पेशी, संकुचन की क्रियाविधि और दोस्तों इस तरह से करके इसमें बताया गया है। कंकाल पेशी के गुण और उसके कार्य और मांसपेशी संकुचन, शिथिलीकरण, पेशी स्नायु संधि संस्थान, सार्कोट्यूबुलर तंत्र, चिकनी पेशी, संकुचन की क्रियाविधि, पाचन एवं उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र की अवधारणा और उत्सर्जन तंत्र के अंग, उनके कार्य, पाचन संस्थान हमारा किस तरह से काम करता है, आहार नाल की रचना, आमाशयिक स्राव, आग्नेयशिक स्राव, आमाशय गतिशीलता संबंधी, पेरिस्टालिसिस, आमाशयिक और आंतरिक हार्मोन्स, किडनी की हमारी क्रियाविधि पूरी बताएगी, उसके जो हमारी संरचना है और जो हमारे नेफ्रॉन होती है जिसकी यूनिट होती है उसका पूरा बताया गया है। जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के बारे में बताया गया, पुनः अवशोषण हमारा सेकंड नंबर पे होता है, वो सारा इसमें बताया गया है। श्रावण क्रिया विधि बताई गई है, मूत्र का सांद्रीकरण बताया गया और तनुकरण विधि इसमें बताई गई है दोस्तों। उसमें डायलिसिस क्या होती है और तंत्रिका तंत्र, उसकी ग्रंथियां, न्यूरॉन की संरचना, कार्य, तंत्रिका तंत्र के विभिन्न उपांग, उनके कार्य, ग्रंथियों के प्रकार, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि कौन। अंतःस्रावी ग्रंथियां दोस्तों मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हमारे जो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं और जो हमारी बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं वो डक्ट ग्लैंड्स होती हैं। तो इस तरह से उसमें बताया गया है। और इसके अलावा महत्वपूर्ण जो है सॉरी दोस्तों, मैं अंतःस्रावी जो हमारी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों में आप ये मान के चलिए कि जो हमारी जो सिक्रीशन होता है वो हमारा सीधा ब्लड के अंदर डायरेक्ट हो जाता है। वहीं जो बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती है उसमें हमारी एक डक्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी जैसे आपकी श्वेत ग्रंथियां, जैसे पसीने वाली ग्रंथियां होती हैं, अश्रु ग्रंथियां, ये सब हमारी बहिर्स्रावी ग्रंथियां। और अंतःस्रावियों में पेनक्रियास है, आदि आदि जितने भी हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सारी हमारी इसके तहत आती हैं। संवेदी तंत्रिका तंत्र है, प्रेरक तंत्रिका तंत्र है और जो भी हमारी न्यूरॉन्स जो हमारी काम करती हैं, जैसे
जो बाहर से अंदर हमारे मैसेज को लेके आती हैं और अंदर से बाहर लेके जाती हैं, और मिक्स नर्व्स हमारी किस तरह से काम करती हैं, इन सब के बारे में बताया गया। स्नायु संधि प्रत्यक्ष सर्वोस्पाइनल फ्लूइड, रक्त मस्तिष्क और रक्त सेरिब्रोस्पाइनल अवरोध, हृदय रक्त परिवहन तंत्र और स्वास्थ्य तंत्र इसमें बताया गया है। हृदय रक्त परिवहन तंत्र और आदि आदि सब इसमें दोस्तों बताया गया है। वहीं अगर हम श्वसन तंत्र के बारे में इसमें बताया गया है, इसका वायु का आदान प्रदान, श्वसन क्रिया, गैसों का परिवहन, हाइपोक्सिया, यानी कि हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि जब हमारी ऑक्सीजन की न्यूनता हो जाती है। कृत्रिम श्वसन, फेफड़ों के गैर श्वसनित कार्य, रोग प्रतिरक्षा तंत्र, ये सारा हमारा इसमें दोस्तों बताया गया है। प्रजनन तंत्र आदि आदि हम इसमें सब पढ़ेंगे। वहीं हमारा तीसरा आहार और पोषण है। आहार और पोषण की मूलभूत अवधारणा है घटक, आवश्यकता, पोषण की आवश्यकता के संबंध में मूलभूत मानव की पोषणीय आवश्यकता, आहार की अवधारणा, आहार की स्वीकार्यता, आहार के कार्य, आहार के घटक, उनका वर्गीकरण आदि आदि, उसके सोर्स, कार्य, शरीर पर प्रभाव आदि आदि इसमें बताए गए हैं दोस्तों। और वसा में घुलनशील पोषक तत्व और जल में घुलनशील पोषक तत्व, इनके प्रभाव, इनके कार्य, ये सब आदि इसमें दोस्तों बताए गए हैं। आहार की यौगिक अवधारणा बताई गई है और जीवन शैली में इसमें क्या हेल्प करती है। ये पोषक तत्व हमारे किस तरह से काम करते हैं, संतुलित आहार क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, और पोषक तत्व हमारे जो महत्व है, उसकी खनिज लवण है, जो भी हमारे इसके अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, इन सबको डिस्क्राइब किया गया है दोस्तों। हमारे खाद्य समूह है, उनमें हमारा कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अनाज है, अनाज के अंदर कितनी कैलोरी है और एक प्रोटीन कितने ग्राम में कितनी कैलोरी कितनी मिलती है, ये सब आदि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे पूछ ले जाते हैं। तो मैं आपको सब दोस्तों ये सब पढ़ाऊंगा। जो हमारा अपचय होता है उसकी अवधारणा बताएगी, कैलोरी की आवश्यकता और बीएमआर क्या होता है हमारा, और ये सब हमारा बताया गया दोस्तों। वही हमारा क्रियाएं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का चयापचय, इन सब का कैसे हमारी बॉडी में जो है यूज़ होता है, वो सब हमारा बताया गया है दोस्तों। यूनिट 7 में अगर हम बात करें तो WHO के योग और स्वास्थ्य हमारी यूनिट है ये। WHO के अनुसार इस स्वास्थ्य की परिभाषा, महत्व, स्वास्थ्य के आयाम, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, ये सारे हमारे अलग अलग रूप में बताए गए हैं। त्रिगुण की अवधारणा है, पंच महाभूत, पंच प्राण, स्वास्थ्य, इसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा में उनकी भूमिका, पंच कोश एवं षट चक्र की अवधारणा, स्वास्थ्य और चिकित्सा में उनकी भूमिका, स्वास्थ्य संरक्षण में योग की बचाव भूमिका, जीवन शैली इसमें योग, और हे दुखम अनागतम, रुग्ण यानी जब हम बीमार होते हैं तो उसके क्या कारण होते हैं, क्लेश हमारा होता है, रोग की शारीरिक और क्रियात्मक अभिव्यक्तियां, व्याधि, आलस्य, अंगमय विजयत्व एवं श्वास प्रश्वास हमारा इसमें बताया गया है। मानसिक और भावनात्मक अस्वस्थता, जैसे ध्यान, संशय, प्रमाद, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलग भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, दुख और दौर्मनस्य, ये सब इसके हमारे जो है हमारे विकार में हमारे वो होते हैं। यौगिक आहार क्या होता है दोस्तों, उसका सामान्य परिचय, मेधाहार की अवधारणा, पारंपरिक योग ग्रंथ के अनुसार योग आहार का वर्गीकरण, शरीर की बनावट के अनुसार आहार विहार हमारा, आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त, कफ और उसके गुणों का, जैसे सात्विक, राजसिक और तामसिक जो भी होते हैं हमारे, उसके बारे में सब बताया गया। घृण संहिता, हठ प्रद्विक और भगवद गीता के अनुसार आहार की अवधारणा, पथ्य और अपथ्य, योग साधना में योग, यौगिक आहार का महत्व और उसकी स्वस्थ रहने में इसकी भूमिका, स्वस्थ जीवन शैली के यौगिक सिद्धांत, आहार विहार और आचार विचार इसमें बताया गया दोस्तों। स्वस्थ जीवन शैली हेतु योग के सकारात्मक दृष्टिकोण, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा की भूमिका, भाव और भावनाओं की भूमिका, और उसमें स्वास्थ्य और सुखानुभूति प्रासंगिकता इसमें दोस्तों बताई गई है। वहीं हमारी 8वीं यूनिट हमारी चिकित्सीय योग है। इसमें किस तरह से हमारा ट्रीटमेंट बेसिस जो हमारा काम करता है वो सब इसमें बताया गया दोस्तों। जैसे यौगिक अभ्यास है, योग अभ्यास के माध्यम से व्याधियाँ क्या होती हैं, यौगिक आहार, आसन, षटकर्म, प्राणायाम, ध्यान, यम और नियम, जीवन शैली, कुछ नुस्खे इसमें बताए गए, आहार विहार, ये सारा इसमें दोस्तों बताया गया है। जैसे स्वास्थ्य संबंधी रोग, एलर्जिक रेनाइटिस और साइनोसाइटिस, दीर्घकालिक श्वास नली शोथ यानी कॉनिक ब्रोंकाइटिस, हार्ट से रिलेटेड यानी कार्डियोवास्कुलर रोग, और हमारा हाई बीपी और एंजीना पेक्टोरिस बोलते हैं उसको, अंतःस्रावी और चयापचय रोग जैसे डायबिटीज़ है, इसकी एक्टिव से क्या होगा, कम से क्या होगा, और ये सब इसमें दोस्तों बताए गए हैं। मोटापा हमारा किस तरह से काम करता है, ये सब हमारा इसमें बताया गया है। और जैसे हमारा गर्भावस्था से संबंधित, हमारे मासिक धर्म से संबंधित जो भी हमारे रोग होते हैं उसमें सब हमारे बताए गए हैं कौन कौन से होते हैं। मांसपेशियों से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है यानी आदि आदि में बताई गई हैं। स्नायु जो हमारे विकार होते हैं, माइग्रेन, टेंशन, तनाव, ये सब हमारे जैसे मिर्गी, माइग्रेन,
सर दर्द वगैरह वगैरह, ये सब हमारे बताए गए। मानसिक विकार हमारे जो भी हमारे होते हैं वो सब इसमें बताए गए हैं। अब हमारा जो 9वीं यूनिट है दोस्तों, उसमें हमारा जैसे दर्शन है, चेतना का अर्थ है, इसमें वेद, उपनिषद, भगवद गीता, योग सूत्र और वशिष्ठ के परिप्रेक्ष्य में हमारी जो भी योग के उसमें चेतना का अर्थ है वो सब इसमें बताया गया है दोस्तों। मानव चेतना और आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक पक्ष इसके इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं। मानव चेतना के विकास की योगिक विधियां इसमें डिस्क्राइब की हुई हैं। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, मंत्र योग, अष्टांग योग आदि आदि इसमें दोस्तों बताया गया है। योग शिक्षा के घटक क्या हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में क्या संबंध होते हैं, क्या मूल्य आधारित शिक्षा होती है, उसका अर्थ क्या है, मूल्यों के प्रकार क्या हैं। योग में शिक्षण विधियां इसमें पूछी गई हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उसमें क्या क्या कौन सी विधि सबसे ज़्यादा कारगर है, इनके बीच में दोनों में संबंध क्या है, शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं, और शिक्षण विधियां में इंडिविजुअल कौन सी है, ग्रुप कौन सी हैं, और ज़्यादा लोगों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि काम आती है, आदि आदि ऐसे बताए गए हैं दोस्तों। उत्तम पाठ्य योजना के आवश्यक तत्व क्या हैं, अवधारणा क्या है आवश्यक, और ये सब इसमें दोस्तों बताए गए हैं। शोधन क्रियाएं, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, ध्यान आदि आदि इसमें बताए गए हैं। पाठ्य योजना के जो भी हमारे तरीके हैं वो सब इसमें पूछे गए हैं, वो सब हमारा नेट के अंदर आता है दोस्तों। इसके अलावा लास्ट हमारी यूनिट जो बचती है हमारी, वो क्रियात्मक योग है दोस्तों। इसमें योगिक अभ्यास बताया गया है, षटकर्म है, आसन, प्राणायाम, बेसिकली जो हमारा पूरा क्रियात्मक जो आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंधन, षटकर्म है, सब इसमें डिस्क्राइब किया गया है। सूर्य नमस्कार की विधियां, विशेषताएं, लाभ, षटकर्म, वमन धोती, वस्त्र धोती, दंड धोती, लघु और पूर्ण शंख प्रक्षालन क्या होता है दोस्तों, उसमें वर्णित कौन कौन से आसन हैं, और नेति 2 प्रकार की या 3 प्रकार की जो भी होती है हमारी, सूत्र और जल नेति, कपालभाति में वातक्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम, अग्निसार, नौली आदि इसमें बताए गए दोस्तों। वहीं हमारा त्राटक के बारे में इसमें बताया गया दोस्तों। सूर्य नमस्कार है जो हमारा पारंपरिक है, वो आसन खड़े होकर किए जाने वाले, जैसे अर्धकटी चक्रासन है, पादहस्तासन है, और ये सब हमारे अर्ध चक्रासन, त्रिकोणासन, परिवृत्त त्रिकोणासन, ये सब खड़े होकर होते हैं दोस्तों। और वीरासन है, बैठकर में जैसे पश्चिमोत्तानासन है, सुप्त वज्रासन है, अर्धमत्स्येंद्र है, वक्र, ये सब इसमें आसनों के बारे में हमारा बताया गया दोस्तों। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन है, संतुलन वाले आसन है, और हमारा जो भी हमारी प्राणायाम से संबंधित हैं चीज़ें, सूर्य वेदन, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, ये सब इसमें दोस्तों बताए गए हैं। और जैसे कुछ नए जैसे हमारे बाहर के सोहम जप है, योग निद्रा है, अजपा जप है, श्वसन से संबंधित ओम योग के यौगिक अभ्यास, विपස්සना ध्यान इसमें बताया गया, परीक्षा ध्यान का अभ्यास कैसे होता है, ये सब इसमें दोस्तों दी गई हैं बातें, मैं आपको सब पढ़ाऊंगा। बंद और मुद्राएं, जैसे 3 प्रकार के त्रिबंध कहलाता है, उड्डयन बंद, जालंध बंद, और इनको महाबंद भी कहते हैं। महामुद्रा क्या होती है, षणमुखी मुद्रा, तड़ागी मुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा, और समकालीन यौगिक अभ्यास और सूक्ष्म व्यायाम, चक्रीय अभ्यास जो एस व्यासा के अनुसार है, और एस व्यासा के अनुसार ध्वनि अनुकंपन विधि है, और महर्षि महेश योगी जी का भावातीत ध्यान है, योग निद्रा है, सविता ध्यान है, और इसके धारणा है। ये देव संस्कृति के अनुसार दोस्तों बताया गया है। सो प्यारे दोस्तों, मैं तो आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे हिसाब से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब की बार 2021 के अंदर जो है कट ऑफ जो जनरल की लगी थी वो 192 अंकों पर लगी थी नेट की, और जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनकी कट ऑफ लगभग 172 पे इसमें लगी थी। तो आप ये देख लीजिए कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। बाकी मैं पूरी डिटेल और पूरी स्ट्रैटेजी आपको एक दिन फिर बताऊंगा कि क्या इसकी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी है और आप नेट किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं। सो प्यारे दोस्तों, होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने बड़े गौर से सुना, आज हमने सिलेबस को डिस्क्राइब किया, आपने जो भी अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।